अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम न्यूटन्स फार्मूला एंड लैप्लास करेक्शन के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके की क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 वेव्स में मौजूद हैं। और यही टॉपिक्स सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला एंड लैप्लास करेक्शन की डेरिवेशन अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट। स्पीड ऑफ साउंड हम कैलकुलेट करेंगे एयर में। और स्पीड ऑफ साउंड से पहले हम ये देखते हैं कि साउंड वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है जी, साउंड वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल हैं। नेचर में मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी कि मीडियम डिपेंडेंट हैं, और लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में हैं, यानी कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल ठीक है जी, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करती हैं। और अगर हम मीडियम की बात करें तो फिर स्पीड जो है वो डिपेंड करती है, मतलब मीडियम की नेचर पे, और मीडियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे डिपेंड करती है, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ठीक है जी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो स्टूडेंट्स, उनमें एक प्रॉपर्टी जो है वो कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है जी, एक मीडियम कितना कंप्रेसिबल है, क्योंकि कंप्रेशन रिफ्रैक्शन की फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करेगी साउंड वेव, तो एक मीडियम कितना कंप्रेसिबल है उस पर स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंडेंट है। और डेफिनेटली फिर कंप्रेसिबिलिटी जो है इलास्टिसिटी से रिलेट करेगी। और अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो हम इलास्टिसिटी को मीडियम के मटेरियल के इलास्टिक मॉडुलस से जो है वो क्वांटिटेटिवली डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, तो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है जी, कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी आएगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। तो अब कंप्रेसिबिलिटी को, जैसे कि हमने कहा कि इलास्टिक मॉडुलस से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटेटिवली। इलास्टिक मॉडुलस को शॉर्टली यहाँ पे इलास्टिक मॉड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको स्टूडेंट्स हम ई से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इलास्टिक मॉडुलस को। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई मीडियम की, और दूसरी प्रॉपर्टी है इनर्शिया। यानी कि कितनी अपोजिशन एक मीडियम कितनी अपोजिशन वेव को देगा। ठीक है, वो उसके इनर्शिया से हम जो है वो देख सकते हैं। और इनर्शिया डिपेंडेंट है मैस पे, और मैस रिलेट करता है डेंसिटी से। तो यहाँ पे मैस की जगह हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है जी, डेंसिटी। और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे रो से। ठीक है जी। अब हम स्टूडेंट्स बात करें स्पीड की, यानी कि अगर हम स्पीड, इन्हीं फैक्टर्स की बेस पर अगर हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना चाहें तो एयर में, तो स्पीड जो है वो, इसके लिए हम फार्मूला फिर हमारे पास आता है v = स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, ये जो है फार्मूला बनता है हमारे लिए किसी भी मीडियम में स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, वेव की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। और स्टूडेंट्स, हम इसी को मॉडिफाई करेंगे, और एक्चुअली इसको न्यूटन ने जो था वो मॉडिफाई किया था एयर के लिए। अब यहाँ पे हम न्यूटन के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि उन्होंने कैसे जो था ये फार्मूला एयर के लिए, मतलब इसको मॉडिफाई कैसे किया, और नया फार्मूला हमारे पास क्या आया, और उससे स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट की गई। तो न्यूटन्स फार्मूला की अगर हम बात करें, फार्मूला, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो वेव की वजह से कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है, कंप्रेशन, और रिफ्रैक्शन उसी के रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है। और कंप्रेशन, जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के, प्रेशर में इंक्रीज आ जाता है उस एरिया में, उस रीजन में जहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। इंक्रीज इन
प्रेशर। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स प्रेशर, अगर हम उसी प्रेशर को यहाँ पे यानी कि इंक्रीज इन प्रेशर को सॉरी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा पी से। ठीक है, ये इंक्रीज इन प्रेशर है। और हम फिर इनिशियल प्रेशर की वैल्यू भी देखेंगे। अगर हम इनिशियल प्रेशर की बात करें तो इनिशियल प्रेशर यहाँ पे हमारे पास होगा इनिशियली यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनिशियली प्रेशर हमारे पास होगा प्रेशर। ठीक है जी, वो होगा हमारे पास P। और फिर अगर हम वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज आएगा, तो वॉल्यूम स्टूडेंट्स हमारे पास है, वॉल्यूम को हम इनिशियल वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, ये भी हम लिख लेते हैं। और वॉल्यूम, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम फिर हमारे पास आ जाएगा डिक्रीज इन वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा V से। ठीक है जी, अब हमारे पास जो फाइनल क्वांटिटीज़ बनेगी प्रेशर और वॉल्यूम की, वो हम लिख लेते हैं फाइनली। ठीक है जी, फाइनली प्रेशर हमारे पास आ जाएगा प्रेशर। इनिशियल प्रेशर में जितना चेंज आया है उतना हम एडअप कर देंगे, तो हमारे पास P प्लस डेल्टा P आ जाएगा फाइनल प्रेशर। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है तो इनिशियल प्रेशर से जितना डिक्रीज़ हुआ है उतना हम माइनस कर देंगे, तो V माइनस डेल्टा V हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर हम बॉयल्स लॉ यूज़ करें, ठीक है जी, बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि बॉयल्स लॉ हमें जो है वो यही रिलेशन देता है प्रेशर और वॉल्यूम में। और वो कहता है कि अगर इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर हम लें तो वो इक्वल होना चाहिए फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के। ठीक है जी, हमारे पास इनिशियल प्रेशर P और इनिशियल वॉल्यूम V है, इसका हमने प्रोडक्ट लिया तो इट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर हमारे पास P प्लस डेल्टा P है और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास V माइनस डेल्टा V है, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास ये आ जाएगा PV प्लस डेल्टा PV माइनस P डेल्टा V और माइनस डेल्टा P डेल्टा V। ठीक है जी, और स्टूडेंट्स ये डेल्टा P डेल्टा V जो है ये फ्रैक्शन में होगा, यानी कि ये क्वांटिटी जो है बहुत छोटी होगी, बहुत स्मॉल होगी, इसका इफेक्ट जो है वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेग्लेक्टेड, यानी कि इसका इतना खास इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास बाकी टर्म्स बचती हैं वो हमारे पास हैं जी PV राइट लेफ्ट साइड पे आ गया, और इसके बाद राइट साइड पे हमारे पास PV और इसके बाद फिर P प्लस डेल्टा PV और फिर माइनस P डेल्टा V। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसमें हम देख रहे हैं कि PV दोनों साइडों पे है हमारे पास, तो इक्विवेलेंटली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो हमारे पास नेगेटिव टर्म है इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो इस साइड पे ये आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारे पास P डेल्टा V आ जाएगा, और बाकी हमारे पास ये टर्म बचेगी राइट साइड पे डेल्टा P इंटू V। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स अगर हम डेल्टा V जो कि P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे आगे, तो हमारे पास P आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे P बचा, डेल्टा V को इस तरफ हमने शिफ्ट किया तो डेल्टा P V डिवाइड बाय डेल्टा V। ठीक है स्टूडेंट्स, हम V को डबल डिनोमिनेटर में नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, तो यही इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ सकती है, P इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V। तो हम देख रहे हैं कि डेल्टा P स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है, यानी कि प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये होता है फोर्स ओवर एरिया, और डेल्टा V और V जो है ये चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे मैंने डेल्टा V जो है वो लिख दिया है, इसको अगर हम रीराइट कर लें, ठीक है, डेल्टा V नहीं सिंपली V आना चाहिए जो कि ऊपर से हमने शिफ्ट किया। ठीक है, तो अब हम जो 12 से P प्रेशर को F ओवर एरिया की फॉर्म में लिख लेते हैं, और इसके बाद डेल्टा V और V को हम कहते हैं कि ये चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो देखें F ओवर S टेस्ट ओवर स्ट्रेन, यानी कि F ओवर S टेस्ट और डेल्टा V और V वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यहीं से फिर हम इलास्टिक मॉडुलस भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इलास्टिक मॉडुलस के लिए भी हमारे पास इसी फॉर्म में इक्वेशन आती है, फोर्स ओवर एरिया जो कि स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम जो कि स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो है वो प्रेशर, यानी कि इसको जो है दोबारा से अगर हम इस फॉर्म में लिख लें डेल्टा P ओवर
डेल्टा वी और वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी एक्चुअली हमारे पास ओरिजिनल प्रेशर के बराबर आ रही थी। तो फिर इससे हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल इनिशियल प्रेशर जो है वो इलास्टिक मॉडुलस के इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। एयर के लिए ये हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हम जो है वो यानी कि गैसेस की फॉर्म में अगर हम इलास्टिक मॉडुलस को डिफाइन करना चाहें तो वो प्रेशर के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से इलास्टिक मॉडुलस हमारे पास आ गया प्रेशर के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हम दोबारा से जो बिल्कुल बेसिक इक्वेशन हमने वो वेलोसिटी के लिए बनाई थी स्पीड के लिए वो देखेंगे, और इसमें हम इलास्टिक मॉडुलस की जगह प्रेशर पुट कर देंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फिर स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी एयर में, स्पीड जो है वो हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस की जगह प्रेशर पुट कर दें p डिवाइड बाय रो डेंसिटी, ठीक है। लैप्लास करेक्शन स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे हम, और पहले हमने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की न्यूटन का फार्मूला यूज़ करते हुए, और उसमें हमने जो है वो देखा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट आ रही है। अगर हम न्यूटन का फार्मूला यूज़ करते हुए कैलकुलेट करें तो वैल्यू कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल, और काफ़ी जो है वो कम वैल्यू हमें नज़र आ रही थी। तो अब लैप्लास ने उसी कमी को दूर किया करेक्शन के ज़रिए से, ठीक है जी। और बात करें पहले तो न्यूटन की कैलकुलेटेड वैल्यू की, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही थी 280 मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। और इसके लिए फार्मूला जो यूज़ किया था v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है जी। या एयर की हम बात करें, एयर के लिए जो है वो ये ड्राइव किया था, और इनिशियल फार्मूला स्टूडेंट्स जो हमने देखा था वो था v इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये किसी भी मटेरियल में अगर स्पीड ऑफ अगर साउंड जो है वो ट्रेवल करे तो तब फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा, हमने ये न्यूटन की वैल्यू जो थी वो देखी, न्यूटन के फार्मूले से कैलकुलेटेड वैल्यू। और अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देखें तो वो आ रही थी जी 332 मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब लैप्लास ने जो था वो करेक्शन की, और करेक्शन में उन्होंने कहा कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती हैं तो इतनी तेज़ी से ट्रेवल करती हैं कि सडन यानी कि रैपिड कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती हैं। तो उसे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वहाँ का यानी कि वहाँ की जो हीट होती है वो उस रीजन की हीट जहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो वो फ्लो नहीं कर पाती। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए वो हीट जो है वो फ्लो नहीं कर पाती, और इसलिए वहाँ पे जो है वो फिर हीट जो है वो ट्रैप अप हो जाती है, हीट ट्रैप्ड, ठीक है। अब हीट अगर ट्रैप अप हो जाएगी तो जारी बात है वहाँ का टेम्परेचर जो है चेंज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जबकि बॉयल्स लॉ जो यूज़ किया था न्यूटन ने फार्मूला इसका स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करने के लिए, तो बॉयल्स लॉ जो है वो हम सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ले सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर की उसके लिए कंडीशन है, ठीक है जी। तो इसी तरह से रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फिर जो है वो सडन टेम्परेचर फॉल आउट कर जाता है, और वहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इससे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर जो है वो ये कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इसके लिए फिर लैप्लास ने जो था बॉयल्स लॉ को ही मॉडिफाई किया, और बॉयल्स लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और बॉयल्स लॉ, अब स्टूडेंट्स जो लैप्लास ने जो मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ की उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो था, लेकिन सिंपल प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि प्रेशर और वॉल्यूम रेज टू फैक्टर गैमा। अब ये कांस्टेंट आता है, ठीक है जी, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे तो प्रेशर और वॉल्यूम रेज टू गैमा जो है वो क्वांटिटी कांस्टेंट आती है, सिंपली प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं आता। और ये गैमा क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट्स की। तो हम जानते हैं कि गैसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट्स जो है हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है जी। एक तो हम कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट को शॉर्टली में लिख रहा हूँ प्रेशर, और दूसरी हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है जी। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दो तरह से हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं। उन्हीं की अगर हम रेशियो ले तो गैमा का फैक्टर आता है, और यही गैमा का फैक्टर जो है बॉयल्स लॉ में इंट्रोड्यूस होता है टेम्परेचर चेंज को जो है वो कवर अप करने के लिए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अब हम बात करें जब एक कंप्रेशन रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक वेव जो साउंड वेव जब गुजरती है एयर में से, तो तब क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम इनिशियली जो है वो टेम्परेचर प्रेशर को, अगर उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर प्रेशर को डिफाइन करें तो इनिशियली
वेव गुजरने से पहले जो प्रेशर और वॉल्यूम की जो वैल्यूज़ थी उनको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर हम कहते हैं जी कि वो है P, उस इनिशियली जब वेव अभी गुजरी नहीं है, ठीक है जी। और वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं कि वो V था इनिशियली, और जब वेव गुजर रही है, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो तब फाइनली जो वैल्यूज आएंगी, फाइनली जब कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी तब वैल्यूज जो आएंगी वो प्रेशर के लिए हम देखते हैं कि प्रेशर में कंप्रेशनल रीजन में प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जितना इंक्रीज कर जाता है उतना इनिशियल से जो है हम एडअप कर देंगे, और वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, जितना डिक्रीज कर जाता है उतना इनिशियल में से जो है हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास बॉयल्स लॉ जो है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के अगर हम लें तो वो कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन सिंपली प्रोडक्ट नहीं बल्कि वी रेज टू गैमा, वॉल्यूम रेज टू गैमा। और इस तरह भी फाइनल क्वांटिटीज जो है हमारे पास P प्लस डेल्टा P है, और इसके साथ साथ हमारे पास वॉल्यूम जो है V माइनस डेल्टा V है, और ये रेज टू गैमा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं इसमें से इस फैक्टर में से V कॉमन ले लूँ तो हमारे पास जो है यही इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, PV रेज टू गैमा इंटू P प्लस डेल्टा P इंटू V है, मैंने कॉमन ले लिया, और ये साथ में इसकी पावर भी आएगी, इंटू यहाँ पे 1 बच गया अब, और डेल्टा V जो है ये V से डिवाइड हो जाएगा, होल रेज टू गैमा आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमारे पास ये बच रही हैं टर्म्स P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई V होल रेज टू गैमा, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अगर जो है वो रिप्रेजेंट कर लें तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये वाली टर्म सेकंड टर्म पैरेंथेसिस में जो है ये जो है ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है, रेज टू सम फैक्टर है, ठीक है जी, सम पावर है, और इसको फिर हम बायनोमियली ही जो है वो सॉल्व करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन से ही सॉल्व करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, एक्सपेंशन। और बायनोमियल एक्सपेंशन जब हम इस पे यूज करते हैं 1 माइनस डेल्टा V ओवर V रेज टू गैमा पे, तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट हमें मिलता है 1 माइनस गैमा इंटू डेल्टा V ओवर V, और हायर नेक्स्ट टर्म जो है उसमें इसकी डेल्टा V और V की हायर पावर आती जाएंगी, और हायर पावर्स के लिए स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी जो है वो छोटी होती जाएगी, ये फ्रैक्शन छोटी होती जाएगी। कैसे? अगर आप कैलकुलेट आप खुद से जो है इसकी प्रैक्टिस करें कि अगर आप 0.5 जो कि डेल्टा V को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका स्केयर लें, और 2 जो कि इनिशियल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका स्केयर लें, और इसको एज अ होल कैलकुलेट करें, तो आप देखेंगे कि ये जो है वो वैल्यू कम आएगी एज कम्पेयर टू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 सिंपल से, ठीक है। तो इसलिए फिर वो वैल्यूज जब कम आएंगी तो उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उनका खास फैक्ट नहीं होगा, बहुत कम वैल्यूज होंगी तो उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड टर्म्स, ठीक है जी, तो उनको हम यहाँ पे नहीं ले रहे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो है ये इस की जगह हम 1 माइनस गैमा डेल्टा V और V पुट करेंगे, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगी, P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। और स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू, पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो P प्लस डेल्टा P आ जाएगा, और फिर सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V, और माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V ओवर V। अब डेल्टा P और डेल्टा V जो है ये भी बहुत फ्रैक्शन में, ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, जब मल्टीप्लाई होंगे जो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, तो इस तरह से ये टर्म जो है एज अ होल जो है इसको हम फिर नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है जी, नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास बाकी टर्म्स जो बचेंगी उसमें स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये P और P कैंसिल आउट होंगे, जहाँ पे फिर 0 इज इक्वल टू डेल्टा P माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V बच जाएगा। और इस टर्म को, सेकंड टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो इस यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो गैमा P डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू जो है डेल्टा P आ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा V और V को मैं दोबारा से राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा, तो ये डेल्टा P के साथ इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, तो डेल्टा P के साथ डिवाइड होगी, तो गैमा P हमारे पास आएगा डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V और V जो है ये इलास्टिक मॉडुलस के बराबर आता है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर हम क्लियर हो रहे हैं कि अब इलास्टिक मॉडुलस E जो है ये गैमा P के बराबर आ रहा है, बल्कि जबकि न्यूटन के फार्मूले में इलास्टिक मॉडुलस सिंपली प्रेशर से हमने जो था वो सब्स्टिट्यूट किया था। तो अब स्टूडेंट्स बिल्कुल इनिशियली जो हमने किसी भी मीडियम के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन, स्पीड की इक्वेशन बनाई थी, वहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस की जगह गैमा P हम पुट
पुट करेंगे तो हमारे पास फिर जो है वो स्पीड की इक्वेशन आ जाएगी। स्पीड की इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा p डिवाइड बाय रो। और